नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नोर नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 10 देखेंगे। लोहे का अभिभाव यूनिट का नाम है। इससे पहले हम वैदिक काल पढ़ चुके थे। उसके बाद अभी हम लोहे का अभिभाव देखेंगे। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ पढ़ चुके हैं। हड़प्पा संस्कृतियाँ पहले पढ़ चुके हैं। ये लोहा युग का आरंभ है। इसमें लोहा युग में क्या क्या होता था, इसके कुछ काल्पनिक चित्र हैं। लोहे का आविर्भाव आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसके बाद पूर्व लोहा युग की कुछ संस्कृतियां पढ़ेंगे। लोहा युग से पहले कौन सी संस्कृतियां थी, जैसे ताम्रपाषाण संस्कृति, चित्रित धूसर मर्दवान संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, उनके बारे में पढ़ेंगे। लोहा प्रौद्योगिकी की शुरुआत यानी लोहा युग की शुरुआत कैसे हुई, उससे पहले की महापाषाण संस्कृति, चित्रित धूसर मर्दवान संस्कृति, उत्तरी काली पोलिस वाले मर्दवान संस्कृति, गंगा घाटी में शहरीकरण, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये जो संस्कृतियाँ हैं, इनके कालक्रम, इनके भौगोलिक विस्तार, उनमें कौन से बर्तन थे, किस टाइप से रहते थे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रस्तावना। आज इस वीडियो में हम भारत के लोहे के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत में लोहा का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्व लोह युग की संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन संस्कृतियों ने लोहा युग के उद्भव के लिए एक आधार कैसे प्रदान किया, यानी लोहा युग से पहले की कौन सी संस्कृतियाँ थी, उन्होंने क्या आधार प्रदान किया जिससे लोहा युग का आरंभ हुआ। इस वीडियो के बाद आप भारत में लोहा युग की विभिन्न मर्दमांडों की परंपरा और लोहे की प्राचीनता के बारे में जान पाएंगे। लोहे के उद्भव ने पल पल परिवर्तन किए जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी केंद्रों का उदय हुआ। इस वीडियो में हम सांस्कृतिक क्षेत्र पर लोहे प्रौद्योगिकी के प्रभाव को भी देखेंगे। पूर्व लोह युग की संस्कृतियाँ यानी लोह युग से पहले कौन सी संस्कृतियाँ थी। लोह युग के उद्भव के लिए आधार को समझने के लिए लोह चरण से पहले के पूर्व लोह युग की संस्कृतियों को पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाण संस्कृति मानव इतिहास का एक चरण है जब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग किया जाने लगा था। जैसे आप देख सकते हैं, यह मूल रूप से ग्रामीण संस्कृति थी और भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। यानी ताम्रपाषाण संस्कृति भारतीय मूल में थी और ग्रामीण संस्कृति थी। बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई और विभिन्न प्रकार के चाक निर्मित वृहद प्रकार से गूंधी हुई मिट्टी से बनाए गए बर्तन मिले। ये आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन। इस काल में मिट्टी के बर्तनों की सजावट के साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन, उनमें सजावट की गई थी, ऊपर डेकोरेशन किया गया था। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। कुछ गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ भी हैं। बनास संस्कृति राजस्थान 2600 BC से 1900 BC तक है। ये आप देख सकते हैं, ये बनास संस्कृति है। इसको आहट सभ्यता भी कहते हैं। ये यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर है आहट सभ्यता। दूसरी है कायता संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में है। 2400 BC से 2000 BC के बीच में है। ये कायता से प्राप्त मृदबांड मिला है। मालवा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। 1700 BC से 1400 BC के बीच में है। यह मालवा से प्राप्त बर्तन है। जोरवे, ये महाराष्ट्र में है। 1400 BC से 700 BC के बीच का है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में जोरवे है। ये रहा जोरवे। नेक्स्ट है प्रभास संस्कृति, सौराष्ट्र तट 1800 BC से 1200 BC के बीच में है। ये प्रभास पाटन तट, ये सौराष्ट्र में है, ये तट के है। सांवलदा संस्कृति तापी घाटी, ये यहाँ पर है। सांवलदा संस्कृति ये तापी नदी के किनारे घाटी में है। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, इसी में आगे हम देखेंगे। ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने अपने भौतिक लक्षणों में एक निश्चित एकरूपता प्रस्तुत की है। यानी जितनी भी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थी वो एक समान थी, उनमें एक रूपता थी, एक जैसी थी। ताम्रपाषाण लोगों ने शिकार और खेती की, जानवरों को पालतू बनाया, बड़ी संख्या में सूक्ष्म पाषाण उपकरण के साथ साथ कृषि उपकरण जैसे चक्की और मूसल का प्रयोग किया, छप्पर की झोंपड़ियाँ बनाई, कच्ची मिट्टी की ईंटें जो राजस्थान में गिलोंद और मालवा के नागदा में मिली हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हड़प्पा के विपरीत प्रकृति में गैर शहरी थी। जैसे पिछले वीडियो में देख लिया था हमने, ये ग्रामीण प्रकृति की थी हड़प्पा और ये शहरी प्रकृतियाँ थी। यह विशेष उत्पादन, व्यापक व्यापार, शिल्प, गढ़ वाले कस्बों, लेखन और एक विस्तृत जल निकासी व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। यह नॉर्मल ग्रामीण सभ्यता थी। ये जल निकासी और ये व्यवस्था शहरों की होती हैं। ये गैर शहरी संस्कृतियाँ भारत में शुरुआती कृषक समुदायों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 6ठी शताब्दी BC में लोहे के आगमन से अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और कृषि अधिशेष और शहरीकरण के विकास के लिए आधार बन गया। अभी देखेंगे हम OCP यानी गैरवे मर्दबांड संस्कृति और ताम्र भंडार संस्कृति की समस्या। ताम्र भंडार का तात्पर्य गंगा घाटी के विभिन्न तांबे की वस्तुओं के भंडार के रूप में आकस्मिक खोज से है। तांबे की कलाकृतियों को शुद्ध तांबे से बनाया गया और इसमें माबिन कुल्हाड़ियाँ, सरांगिका तलवार,
बेदनी तलवार, बर्छी, भाला, मानव कल्प आदि शामिल हैं। सिपई और सोनाली में खुदाई से इन तांबे की वस्तुओं के पुरातात्विक संदर्भ का पता चलता है। सिपई में एक झुका हुआ भाला और बेदनी तलवार 1970 के पुरातात्विक खुदाई में पाया गया है। उसी सांस्कृतिक स्तर से एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को पाया गया था जिसे गेरुआ रंग के मर्तमान यानी ओसीपी कहा जाता है। वर्तमान में भारत के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक तांबे के भंडार पाए गए हैं। तांबे के प्रमुख भंडार स्थल राजपुर, परसू, बिदूर, बसोली, सारथोली, मानपुर, सिपई आदि हैं। तांबे के भंडार लगभग शुद्ध तांबे से बनाए गए थे। इन वस्तुओं को ढलाई की तकनीक के साथ साथ धातु की चद्दरों को हथौड़े से काटकर तैयार किया जाता था। इन वस्तुओं का प्रयोग शिकार, मछली पकड़ने, जंगलों की सफाई में किया जाता था। ये वस्तुएं बहुत भारी हैं और लोगों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में इनका उपयोग नहीं किया जाता था। ताम्र भंडारों की तांबे की तकनीक बहुत ही परिष्कृत थी और ये एक सामान्य संस्कृति का काम नहीं हो सकता। यानी तांबे से जो औजार बनाते थे वो जो तरीका था वो बहुत परिष्कृत था, जो धीरे धीरे सुधार हुआ था उसमें, तो ये एक संस्कृति का काम नहीं हो सकता। चयनित भंडार पुरावशेष, यानी ये कुछ भंडार हैं जहाँ से पुरावशेषों से ये औजार मिले हैं। दक्षिणी हरियाणा से 1 और 2 मिले हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 नंबर औजार और 2 नंबर औजार ये दक्षिणी हरियाणा से मिले हैं। यूपी से 3 और 4 मिले हैं, 3 और 4 ये यूपी से मिले हैं। 5 एमपी से मिला है, ये वाला औजार एमपी से मिला है। 6, 7, 8 ये बिहार, उत्तर उड़ीसा और बंगाल से मिले हैं। ये आप देख सकते हैं 6, 7 और 8। कुछ विद्वान उन्हें हड़प्पा संस्कृति से जोड़ते हैं जबकि अन्य उन्हें वैदिक लोगों से संबंधित मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद प्रवर्ती हड़प्पा के लोग बाहर चले गए और पूर्व की ओर फैल गए और उन्होंने स्थानीय क्षेत्रों में तांबे की शुरुआत की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अम्बाखेड़ी और बड़गांव में गेरुए मर्तबांड न्योसीपी के साथ प्रवर्ती हड़प्पा के प्रोसेस मिले हैं, जिससे इस अनुमान की पुष्टि होती है। हालांकि और अधिक शोध की भी आवश्यकता है। यह मानव कल्प आकृति है, गंगा यमुना घाटी यानी बसोली से प्राप्त हुई है। इसमें आप देख सकते हैं तांबे की एक मानव जैसी आकृति है, इसके 2 हाथ, सिर और 2 पैर हैं। लोह प्रौद्योगिकी की शुरुआत, अभी हम ताम्रपाषाण संस्कृति देख रहे थे, अभी हम देखेंगे लोह युग की शुरुआत कैसे हुई। लोह धातु विज्ञान तांबे की तुलना में अधिक जटिल है, यानी लोहे का बनाने की जो प्रक्रिया है वो तांबे से अधिक जटिल है, इसलिए पहले तांबे का विकास हुआ था, लोहे का बाद में हुआ है। ऐसक की आपूर्ति और उपकरणों को तैयार करने में कई चरण शामिल हैं, जैसे ऐसक की आपूर्ति। ऐसक हर जगह नहीं मिलता लोहे का, जहाँ मिलता है उसके बाद उससे उपकरण तैयार करने में बहुत सारे चरण हैं। पुरातन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोह तकनीक स्वतंत्र रूप से उभरी है, यानी पुराने विश्व में लोहे की जो तकनीक है वो हर जगह अलग अलग रूप से उभरी है। लोहे की प्राचीनता, भारत में ऋग्वेदिक लोगों को लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, जैसा कि हमने ऋग्वेद में भी पढ़ा था। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में लोह धातुक्रम का उल्लेख मिलता है। आहार ताम्रपाषाण काल 2500 से 2000 बीसी के मध्य चरण ने कई लोह कलाकृतियों के स्पष्ट प्रमाण दिए हैं। चित्रित दूसर मर्दबान संस्कृति 1000 से 600 बीसी में गंगा घाटी के कई स्थलों से लोह उपकरण मिले हैं। उत्तर मध्य भारत में राजा नल का टीला से उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तमान संस्कृति से पहले के लोहे के औजार और लोहे के तलछट मिले हैं। ये आप देख सकते हैं राजा नल का टीला से प्राप्त कुछ औजार हैं। ये उत्तरी काशी पोलिस वाली मर्दवान संस्कृति जो इसके बाद आई उससे पहले के औजार हैं, ये उससे पहले के लोहे के उपकरण मिले हैं। लोहे के काम करने का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के मल्हार स्थल जो एक हेमेटाइट समृद्ध चट्टान क्षेत्र में स्थित है। हेमेटाइट ये एक लोहे का ऐसक होता है। 4 सांस्कृतिक काल, पूर्व लोह, लोह, उत्तरी काली पोलिस वाली मर्तबान संस्कृति और सुंग कुषाण की पहचान स्थल से की गई है। लोह धातुक्रम स्वतंत्र रूप से विकसित हुई और उसकी उत्पत्ति में 1 से अधिक स्वतंत्र केंद्र थे, जैसा पहले भी बता चुका हूँ मैं। लोह धातु स्वतंत्र रूप से अलग अलग जगह विकसित हुआ है और 1 से अधिक भी केंद्र भी थे। लोह युग के साथ कई संस्कृतियाँ जुड़ी हुई हैं। काले एवं लाल मर्तबान संस्कृति जो अखिल भारतीय चरित्र की है। इन लोह युग के साथ कई संस्कृतियाँ, उनमें से काले एवं लाल रंग की संस्कृति या लाल रंग के मर्तबान की संस्कृति है वो साथ में जुड़ी हुई है, ये पूरे भारत में पाई जाती है। उत्तर भारत की चित्रित दूसर मर्तबान संस्कृति और उत्तर काली पोलिस वाली मर्तबान संस्कृति और दक्षिण की महापाषाण संस्कृति संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अभी हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काले एवं लाल मर्तबान संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं बर्तन आधे काले हैं और आधे लाल हैं और ये बर्तन अंदर से भी काले हैं। काले एवं लाल मर्तबान संस्कृति मिट्टी के बर्तनों को विपरीत जलावन तकनीक से बनाने के कारण अंदर से काला रंग होता है और जबकि बाहरी स्तर लाल रंग का होता है और ये पूरे भारत में पाए गए हैं। इनको आप देख सकते हैं पहले उल्टा करके पकाया जाता था अंदर से, तो ये पोर्शन है यहाँ पर भी आग टच होती थी तो ये काला हो गया और अंदर का पूरा पोर्शन काला हो गया और यहाँ पर आग नहीं लगती थी इसलिए ये पोर्शन लाल रह गया।
अंतर्जी खेड़ा और नोए की खुदाई से पता चला है कि BRW को 11वें मर्तबांड और चित्रित दूसरे मर्तबांड स्तर के बीच में पाया गया है। यानी पहले OCP था, फिर BRW, फिर PGW हुआ है। इस तरह से विकास हुआ है। अहिछत्तर, अमलगीरपुर और स्तनापुर में BRW और PGW एक साथ पाए गए हैं। इन मिट्टी के बर्तनों की परंपरा का विस्तार पूर्व में पांडुराजा डिब्बी, पश्चिम में देसलपुर, उत्तर में रोपड़, दक्षिण में आदिचनलूर में चिन्हित किया जा सकता है। BRW मर्तबांड, ये अभी संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, अभी इनके बर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार के बर्तन हैं। इन मिट्टी के बर्तनों को एक महीन संरचना होती है और इन्हें तेज चाक पर बनाया जाता है। इन मिट्टी के बर्तनों में कोई चित्रकारी नहीं है, लेकिन आहार में पाए गए कुछ मिट्टी के बर्तनों में दोनों ओर सफ़ेद चित्रकारी है, अंदर और बाहर दोनों तरफ चित्रकारी है। एक जगह पर है, बाकी जगह कहीं पर भी इनमें चित्रकारी नहीं है। टोंटे वाले कटोरे, साधार तस्तरी आहार में पाए जाने वाले विशिष्ट मिट्टी के बर्तन हैं। संदीप्ति परीक्षा यानी TL डेटिंग के आधार पर इस संस्कृति को 1450 से 1200 BC के बीच में रखा गया है। यह महापाषाण संस्कृति। मेगालिथ शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेगास यानी महा और लिथोस यानी पत्थर से हुई है। कब्र या दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। कर्नल मिडोस टेलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 से 1862 में कर्नाटक के शेरापुर दोआब में व्यापक खोज की और महापाषाण मेगालिथ पर लिखा। ब्रह्मगिरी में खुदाई के बाद सर मोर्टिमर व्हीलर ने भारतीय पुरातत्व में मेगालिथ के महत्व को स्थापित किया। महापाषाण मेगालिथ देश भर में फैले हुए हैं और मुख्य रूप से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के विंध्य, महाराष्ट्र के विदिशा क्षेत्र, दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में स्थित हैं। महापाषाण संस्कृति के अवशेष उत्तर पूर्व भारत, मध्य प्रदेश, बस्तर क्षेत्र और बिहार के सिंह भूमि क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे महापाषाण के प्रकार। ये जो संस्कृति है इसमें महापाषाण है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, कितने प्रकार के होते हैं। महापाषाण में इसलिए ऐसी संरचनाएं हैं जो तराशे या बिना तराशे बड़े पत्थरों से बनी होती हैं। यानी बड़े बड़े पत्थर हैं, कुछ को तराशा गया है, कुछ को बिना तराशे बनाया गया है। ये संरचनाएं 7 प्रकार की हैं। मेनिहर, ये देख सकते हैं आप, मेनिहर है। डोलमेन, ये डोलमेन है। टॉपिकल, ये टॉपिकल है। कुदाइकल या टॉप पत्थर, ये कुदाइकल या टॉप पत्थर है। पत्थर के घेरे में गड्ढे वाले कब्र, ये आप देख सकते हैं, पत्थर के घेरे में गड्ढे वाले कब्र हैं। बहुटोप पत्थर, ये बहुटोप पत्थर हैं। और संरेखण यानी एक ही रेखा में, सीधी रेखा में कब्र। अभी हम एक एक करके इनको विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले मेनिहर, एक खड़ा किया गया बड़ा पत्थर, इसे संरेखण के रूप में भी पाया जाता है। लंबाई 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक केरल, दक्कन और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पाया गया है। डोलमेन, ये डोलमेन है। डोलमेन का अर्थ है पत्थर का टेबल। डोलमेन्स बनाने के लिए 4 पत्थर के स्लेब रखे जाते हैं और एक बॉक्स की संरचना में व्यवस्थित होते हैं। यानी इस टाइप से पत्थर रखे जाते हैं, 4 पत्थर और ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा जाता है। कभी कभी पत्थर के स्लेब को स्वास्तिक के आकार में भी रखा जाता है और एक सपाट छत्रक पत्थर से ढक दिया जाता है। डोलमेन्स का उपयोग दफनाने के रूप में किया जाता था, जहाँ मिट्टी के बर्तन, लोहे की वस्तुएं मृतकों के पास पाई जाती हैं। विंध्य में पाए जाने वाले डोलमेन पत्थर ताबूत छोटे होते हैं और कई छोटे पत्थर के स्लेबों से बनाए जाते हैं। डोलमेन्स अक्सर ब्रह्मगिरी कर्नाटक और चिंगलपेट तमिलनाडु में पाए जाते हैं और दाह संस्कार के उपरांत के अनुष्ठानों से संबंधित हैं। अभी हम देखेंगे टॉपिकल। इस महापाषाण की छतरी जैसी संरचना होती है। इसमें 4 पत्थर के स्लेब को एक क्रम के ऊपर खड़ा किया गया है और इसे बड़े गोल पत्थर इसके ऊपर को इस तरह से रखा जाता है कि एक छतरी की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं, बड़े गोल पत्थर को छतरी की तरह रखा जाता है। ये महापाषाण केरल के अरियानूर और चेरामनगढ़ से मिले हैं। अभी देखेंगे टॉप पत्थर। ये टॉपिकल्स के समान ही है, आप देख सकते हैं, जैसा टॉपिकल्स था वैसे ही ये भी हैं, लेकिन इनको सीधा ज़मीन पर रखा जाता है। यहाँ गुंबद के आकार के बड़े स्लेब ज़मीन की सतह पर रखे गए थे, इनको डायरेक्ट ज़मीन पर रखा गया था, इनको पत्थरों के ऊपर रखा गया है। यह सांप के फन की तरह दिखता है। दफन के ऊपर कभी कभी 5 से 12 वुड पत्थर लगाए जाते हैं। इन्हें वर्ताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है और इन्हें अपवर्त्य वुड स्टोन कहा जाता है। ये केरल में गड्ढे वाली कब्र को ढकने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। पत्थर के घेरे में गड्ढे वाले कब्र, ये देख सकते हैं आप, पत्थर के घेरे हैं चारों ओर, उनमें गड्ढे वाली कब्र है, बीच में गड्ढा खोद के कब्र बनाई हुई है। इस प्रकार के महापाषाण में अंतिम संस्कार के लिए लगभग 2 मीटर गहराई और 3.5 मीटर व्यास का एक गड्ढा खोदा जाता था। ये देख सकते हैं आप गड्ढा। सबको मिट्टी और पत्थर की रोड़ी की पैकिंग के साथ दफन किया जाता था।
ये कब्र दक्षिण भारत में चिंगलपुट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा जिलों और उत्तर भारत के काकोरिया में पाए जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे पत्थर की गुफाएं। ये हैं पत्थर की गुफाएं। ये मखरले पत्थर से बनी थी। इन गुफाओं का निर्माण चट्टान में सीढ़ियों और गड्ढे खोदकर किया गया है। इन पत्थरों को काटने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता था। एक दरवाजा बनाने के बाद अंदर का कक्ष गुंबद के आकार एक वर्ताकार चट्टान के कट्टे स्तंभ के साथ बनाया गया था। इन गुफाओं में छत पर मध्य द्वार होता था जिसके जरिए मृतकों को सामान दिया जाता था। शवपेटिका यानी ताबूत, ये एक पक्की मिट्टी से बना ताबूत था जो बच्चों के दाह संस्कार के लिए बनाया गया था। इसमें 3 प्रकार के पाए जाते थे, पैर वाले ताबूत, वर्ताकार, लंबे घोड़े वाली शवपेटिका। ये आप देख सकते हैं, ये पैर वाला ताबूत है। पैर वाले ताबूत पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से बने बक्से हैं जिनके सबसे नीचे जानवर जैसे पैर हैं। ताबूत को ताकत देने के लिए इन पक्की मिट्टी के बक्से को अच्छी तरह से पका लिया गया था। ये ताबूत दक्षिण भारत के चिंगलपुट, ब्रह्मगिरी, मास्की क्षेत्र में अक्सर पाए जाते हैं। महापाषाण संस्कृति का कालक्रम, महापाषाण संस्कृति का समय क्या था? दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति से लोह युग की शुरुआत हुई थी। दक्षिण भारतीय महापाषाणों की तिथि निश्चित नहीं है और इसका निर्धारण स्थित शैल विज्ञान, स्ट्रेटिग्राफी, संगम साहित्य, सिक्के, मिट्टी के बर्तनों और रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर किया गया है। ब्रह्मगिरी में सांस्कृतिक अनुक्रम के आधार पर व्हीलर ने 3री शताब्दी बीसी से 1ली शताब्दी सी के बीच महापाषाण की तिथि निर्धारित की है। चंद्रावली से रोलेडिट मर्दवांड और 1ली शताब्दी सी का एक रोमन चांदी का सिक्का मिला है। कोयम्बटूर में एक पत्थर ताबूत कब्र में रोमन सम्राट अगस्टस 63 बीसी से 14 सी का एक सिक्का पाया गया है। संगम साहित्य की रचना 1ली शताब्दी बीसी से लेकर 3री शताब्दी के दौरान हुई थी। संगम साहित्य के अनुसार 5 मृत्यु संस्कार जैसे दाह संस्कार, पत्थर ताबूत, कब्र हांडी, कब्र सवादान और खुले में शव को रखना है। कुछ रेडियो कार्बन इन 14 सी तिथियों के आधार पर दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति और दक्कन को 1400 बीसी और 1000 बीसी के बीच में रखा जा सकता है। महापाषाण संस्कृति का लोहे के साथ संबंध, लोहे के साथ क्या संबंध था? दक्षिण भारत में लोहे के प्रयोग की शुरुआत के साथ महापाषाण संस्कृति निकटता से जुड़ी हुई है। 33 प्रकार के लोहे के औजारों की पहचान महापाषाण कब्रों से की गई है। कृषि के लिए कुदाली, दरांती, कुल्हाड़ी, घरेलू उपयोग के लिए व्यंजन और तिपाई, शिल्प गतिविधियों के लिए छेनी और कीलें, युद्ध और शिकार के लिए तलवारें, खंजर, भाले और तीर कमान का उपयोग करते थे। नागपुर के पास महुरजरी से घोड़ों के सिर के आभूषण के प्रमाण मिले हैं जो लोहे की गांठों वाली तांबे की चदरों से बने हुए हैं। विदर्भ के नायकुंड की महापाषाण स्थल से लोहे को गलाने वाली भट्टियां मिली हैं। उत्तर भारतीय स्थल काकोरिया से कोई लोहे के औजार नहीं मिले थे, इसलिए काकोरिया की महापाषाण संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति से जुड़ी हुई थी। सोने में चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, झुमके, मनके, चांदी में गुलमेख और मणिका, तांबा, पीतल, चूड़ियाँ और व्यंजन प्रचद, ये विभिन्न सामान भी पाए गए हैं लेकिन कम पैमाने पर पाए गए हैं। अर्धकीमती पत्थरों की मणिका जैसे गोमेद और इंद्रगोप मणि और शीप और श्रृंग का प्रयोग भी किया जाता था। दक्षिण भारतीय महापाषाण कब्र से प्राप्त लोहे के औजार, कौन से औजार प्राप्त हुए हैं वो देखेंगे। 1 नंबर पे तीर, ये तीर प्राप्त हुए हैं वहाँ से लोहे के। खंजर, ये देख सकते हो आप खंजर, ये वाले खंजर मिले हैं। 3 नंबर पे तलवार, ये तलवारें मिली हैं। 4 नंबर पे भाला, ये भाला है। 5 पे त्रिशूल, ये त्रिशूल मिला है। 6 नंबर पे लड़ाई कुल्हाड़ी, ये लड़ाई वाली कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। 7 नंबर पे कुदाली, ये कुदाली मिले हैं, देख सकते हैं। साजा हल, 8 नंबर पे ये साजा हल है। 9 नंबर पे दराती, ये दराती मिली है 9 नंबर पे, आप देख सकते हो इतनी सारी। 10 नंबर पे रकाब, ये रकाब मिला है। 11 नंबर पे कलछी, ये कलछी मिली हैं। 12 पे तिपाई, ये देख सकते हैं इसके 3 पैर हैं, ये तिपाई मिली है। 13 पे दीपक, ये दीपक मिला है। महापाषाण कालीन जीवनचर्या, उनका जीवन कैसा था महापाषाण कालीन लोगों का? महापाषाण स्थल आमतौर पर पानी, पत्थर, लोहे, सोने या अन्य धातुओं के स्रोतों के पास पाए जाते थे। जैसा हमेशा से होता है, पानी, पत्थर या लोहे कहीं ऐसे स्थान पर पाए जाते थे जहाँ इनका स्रोत हो। महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति थी जिसमें कृषि और पशुपालन निर्वाह के मुख्य साधन थे। ये शहरी संस्कृति नहीं थी, ग्रामीण संस्कृति थी। शायद वे सिंचाई तकनीक से परिचित थे और खेती में लोहे के औजारों का इस्तेमाल भी करते थे। चावल, जौ और चने के दाने उनकी कब्रों से मिलते हैं। प्रमुख पालतू जानवर गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़ और बकरी आदि थे। महापाषाण कब्रों से लोहे के औजार, काले और लाल मर्तबांड, अर्धकीमती पत्थरों के मोती, सीप, धान भूसी,
और आभूषण, चूड़ी, हार, अंगूठी आदि कई कलाकृतियाँ मिली हैं। एक बार में एक से अधिक लोगों को एक ही जगह पर दफनाया जाता था। यह इंगित करता है कि मृत्यु के बाद भी वो लोग जीवन में विश्वास रखते थे। चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति। उत्तर भारत के सभी स्थल जहाँ चित्रित धूसर मर्दबाण मिले हैं वे लोहे से जुड़े हुए हैं। घग्गर हकड़ा क्षेत्र के स्थल बिना लोहे के हैं, जबकि गंगा यमुना दोआब में लोहे की वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं। घग्गर और हकड़ा क्षेत्र में वहाँ लोहे के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। उत्तर भारत का लोहा युग मोटे तौर पर चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। चित्रित धूसर मर्दबाण शब्द पेंटेड ग्रेवियर के लिए है, जो एक मिट्टी के बर्तनों की परंपरा है जो कि स्लेटी रंग की है और जिसे काले डिजाइनों के साथ सजाया गया है। देख सकते हैं आप, स्लेटी रंग के बर्तन हैं और इनको काले रंग से सजाया गया है। अभी देखेंगे हम चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति का भौगोलिक विस्तार। इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। ये मर्दबाण उत्तरी भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में पाए गए हैं। इन मिट्टी के बर्तनों को पहली बार 1940 में खुदाई के दौरान अही चित्र बरेली जिले में खोजा गया था। अब तक इस संस्कृति के 100 से अधिक पुरातात्विक स्थलों का पता चला है। चित्रित धूसर मर्दबाण मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और पूर्वी उत्तरी भारत तक सीमित हैं। चित्रित धूसर मर्दबाण एक लोहे का प्रयोग करने वाली ग्रामीण संस्कृति थी जो नदी के किनारे फैली हुई थी। महाभारत में कुछ स्थलों जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपट, बागपत, मथुरा और बेरात में खुदाई की गई है। इन सभी स्थलों पर चित्रित धूसर मर्दबाण की खोज की गई है। अभी हम देखेंगे चित्रित धूसर मर्दबाण के प्रकार। ये कितने प्रकार के बर्तन बनाते थे, कैसे बर्तन बनाते थे। इस संस्कृति के बर्तनों को एक तेज चाक पर वृहत तरीके से गुद्दी हुई मिट्टी से बनाया जाता था। इस मर्दबाण में मुख्य रूप से मेज पर खाने के बर्तन शामिल है और संभवतः इनका प्रयोग धनी वर्ग द्वारा किया जाता था। ये टेबल के ऊपर रखकर खाना खाने के लिए इनका यूज करते थे और ये धनी वर्ग ही कर सकता है। कुछ बड़े आकार के बर्तन जैसे घड़े और अवनल किनारे वाले कटोरे भी मिले हैं। काली परत वाले मर्दबाण यानी ब्लैक सिल्वरवेयर, चित्रित स्लेटी मर्दबाण और काले एवं लाल मर्दबाण अन्य संबंधित बर्तन हैं। ये आप देख सकते हैं, लाल बर्तन और काले बर्तन भी मिले हैं। बिना चित्र वाले स्लेटी मर्दबाण भी मिले हैं जिनमें चित्र नहीं है, इस प्रकार के भी मिले हैं। 50 से अधिक सजावटी पैटर्न की पहचान की गई है। यह सजावट घने काले रंग के बाहरी सतह पर बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सजावट है। 50 से अधिक तरह की सजावट मिली है अलग अलग बर्तनों पर। ये आप यहाँ देख सकते हैं कितने प्रकार की सजावट है। कुछ सैंपल यहाँ दिए गए हैं, आप देखो इनको। चित्रित धूसर मर्दबाण विभिन्न ज्यामितीय डिजाइनों जैसे रेखा, आड़े तिरछे, वर्त, बिंदु और अर्धवर्त आदि से सुसज्जित हैं। स्वस्तिक को कुछ मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित किया गया है। स्वस्तिक भी बनाया गया कुछ मिट्टी के बर्तनों पर। ये रूपनगर पंजाब के मर्दबाण ठीकरे हैं और ये हड़प्पा के लाल मर्दबाण ठीकरे हैं। कुछ के अंदर की सतह पर भी सजावट है। कुछ बर्तन है जो अंदर से भी सजाए गए हैं। मर्दबाण को 600 डिग्री पर कम होती उष्मा पर पकाया जाता है। इससे स्पाट एवं राख के रंग का प्रभाव आता है। इन लोगों ने पकाने की विधि में विशेषज्ञता हासिल की और इस तरह एक समान स्लेटी रंग हासिल किया था। यानी जितने भी ये मिट्टी के बर्तन थे, एक जैसा स्लेटी रंग है। ये तभी हो सकता है जब आपको पकाने में विशेषज्ञता हो। चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति का कालक्रम। इस मिट्टी के बर्तनों की सबसे शुरुआती तारीखें अंतरजी खेड़ा और नौ से मिली हैं, जो क्रमशः 11वीं शताब्दी बीसी और 9वीं शताब्दी बीसी की हैं। अधिकांश स्थल चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति की अवधि को 7वीं और 6वीं शताब्दी बीसी में दिखाते हैं। मोटे तौर पर चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति की समय अवधि 1000 से 600 बीसी के बीच है। चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति का जीवन। अभी हम उनका जीवन देखेंगे, जीवन किस प्रकार था। चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति एक अच्छी तरह से विकसित ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये शहरी जीवन नहीं था, ग्रामीण जीवन जीते थे। कुछ अधिशेष उत्पादन का संकेत गोल और चौकोर भंडारण कोष्ठ की खोज से मिलता है। यानी कुछ गोल और चौकोर भंडारण कोष्ठ मिले हैं, इसका मतलब वो अधिशेष उत्पादन करते थे। कृषि निर्वाह की मुख्य प्रणाली थी, यानी कृषि से ही जीवन यापन होता था। पशुपालन, मछली पकड़ने का भी प्रचलन था। पशुपालन भी करते थे, मछलियाँ भी पकड़ते थे। इस काल की मुख्य फसलें चावल जो हस्तिनापुर से मिली है और जो नौ से मिली है। गाय और घोड़े मुख्य पालतू जानवर थे। अंतरजी खेड़ा से चूल्हा और कृषि उपकरण प्राप्त हुए हैं। जखेड़ा के स्थल पर दराती, कुदाल और एक हल के फाल की प्राप्ति हुई है। इस अवधि में घर मिट्टी की कच्ची ईंटों और छप्पर के बने होते थे। भगवानपुरा में कुछ पक्की ईंटें भी पाई गई हैं, लेकिन पकी हुई ईंटों का प्रयोग लोकप्रिय नहीं था, यानी बहुत कम जगह उपयोग होता था। ज़्यादातर कच्ची ईंटों के मकान थे। कई स्थलों पर अर्ध कीमती पत्थर जैसे नीलोपल, सूर्यकांत मणि, गोमेद, गोपमणि के मन के आदि बरामद किए गए हैं। ये नीलोपल है। बाकी ये सूर्यकांत मणि, गोमेद, गोपमणि, ये अपने पिछले वीडियो में सबकी फ़ोटो दिखा रखी है, इसलिए इस बार फ़ोटो नहीं लगाया इनका। इस सांस्कृतिक चरण से सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी इसमें सिक्के नहीं थे।
अधिकांश चित्रित दूसरे मर्तबान स्थल 5 हेक्टेयर से छोटे पाए गए हैं और अनुमान बताते हैं कि यहाँ औसतन 40 से 450 लोग रहते थे। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान, अभी हम चित्रित दूसरे मर्तबान देख रहे थे, अभी हम उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान देखेंगे। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान यानी NBPW भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण मिट्टी के बर्तन की परंपरा है। इनकी समय सीमा 700 BC से 100 BC की है। यह उत्कृष्ट बर्तन है, कभी कभी 15 मिमी यानी 15 मिलीमीटर जितना पतला होता है, अच्छी तरह से पकाकर बनाया हुआ है, चाक पर निर्मित होता है। यह एक तीव्र चाक पर बनाया गया है और यह एक धातु की ध्वनि देता है। चमकने वाली सतह को इतनी शानदार ढंग से बनाया गया है कि 2500 साल बाद भी इनकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। आप फोटो में देख सकते हैं इनमें कितनी अच्छी चमक है। सामान्य बर्तनों में सीधे उत्तल, शंकु टेपरिंग, वलीयत किनारे के साथ कटोरे हैं, झुके किनारे वाले और उत्तल किनारों के साथ तृतीया घुंडीदार ढक्कन, अवतल किनारे वाले कटोरे और छोटे घड़े मिले हैं। ये मिट्टी के बर्तन कई रंगों जैसे चांदी, सुनहरा, नारंगी, चॉकलेट और गुलाबी रंग में पाए जाते हैं। हालांकि इस मिट्टी के बर्तन में ज़्यादातर रंग काला है, इसलिए इस मिट्टी के बर्तन को काला कहा गया है। अलग अलग रंग के बर्तन भी हैं लेकिन ज़्यादातर बर्तन काले हैं, इसलिए इसको काली संस्कृति कहते हैं। उत्तरी काली पोलिस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार, ये कहाँ कहाँ पाई जाती थी संस्कृति। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान को पहली बार 1904 में सारनाथ, वाराणसी में खुदाई के दौरान और फिर प्रयागराज के पास बिठा में रिपोर्ट किया गया था। ये मिट्टी के बर्तन 1500 से अधिक स्थलों पर पाए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के स्थलों पर यह अतिव्याप्त के साथ चित्रित दूसर मर्तबान चरण के साथ पहले के हैं। कहीं चित्रित दूसर मर्तबान संस्कृति के साथ के हैं और कहीं उनसे पहले के हैं। पूर्वी यूपी और बिहार में उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान लाल एवं काले मर्तबान चरण के बाद आते हैं। तक्षशिला की खुदाई के दौरान उत्खननकर्ताओं ने इसे ग्रीक काले मर्तबान माना, क्योंकि इस प्रकार के चमकते हुए मिट्टी के पात्र ग्रीक संस्कृति में बहुत लोकप्रिय थे। उत्तरी भारत गंगा घाटी में इसकी केंद्रीयता उल्लेखनीय है, इसलिए इसे उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान कहा जाता है। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान के प्रकार, इस मिट्टी के बर्तन को बाहरी सतह पर चमकदार परत, अंदर काला रंग होता है। बाहरी सतह वो चमकदार होती है और अंदर का रंग काला होता है। इस मिट्टी के बर्तन को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार महीन स्वरूप का है जिसमें कटोरे शामिल हैं। दूसरा प्रकार मर्तबान अपेक्षाकृत अधिक पतले स्वरूप का है और तस्तरियाँ उसमें मुख्य रूप से हैं। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान मुख्य रूप से मेज पर खाने के बर्तन हैं। कुछ उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान 2 रंगों में किए गए थे। सजावट के पैटर्न में ऊर्ध्वाधर रेखा में क्षितिज पट्टी, वर्त में गोल बिंदु, गोल बेल, अर्धगोल आदि शामिल हैं। आप देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उनमें पट्टियां बनी हुई हैं, वर्त भी हैं। इस मिट्टी के बर्तन का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि टूटे हुए भांडों को तांबे के तार से जोड़ा हुआ पाया गया है। आजकल भी हम देखते हैं अगर कुछ कीमती सामान होता है और वो टूट जाता है तो उसको हम फेविक्विक से चिपका देते हैं। उस टाइम फेविक्विक नहीं होती थी तो उनको तांबे के तार से जोड़ के बांध के रखते थे। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान की विनिर्माण प्रौद्योगिकी, यानी इनको बनाया कैसे जाता था। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान को बंद ज्वलित भट्टी में नियंत्रित वातावरण में पकाया जाता था, यानी बंद भट्टी में पकाते थे इनको। बंद भट्टे ने ज्वलनशीलता की स्थिति को कम करने और ऑक्सीकरण वातावरण और तापमान में अधिकतम उपयोग को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण की सुविधा प्रदान की। यह माना जाता था कि NBPW की काली चमक कुछ प्रकार के उत्तर ज्वलनशील उपचार का परिणाम था, जिसमें गर्म मिट्टी के बर्तनों को वनस्पति या पशु मूल के कुछ कार्बनिक तरल के साथ लेपित किया गया था। फिर भी एक अन्य भूरासायनिक अध्ययन का प्रस्ताव है कि उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान का काला रंग चुंबकीय लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है, लेकिन अभी एक एग्जैक्ट क्या कारण है ये पता नहीं है अभी तक। इस तरह अच्छी तरह से स्थापित है कि उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान उत्पादकों ने एक उच्च तकनीकी उत्कृष्टता हासिल की है और उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान तकनीक शिल्पकारों ने एक विशेष वर्ग तक ही सीमित थी, यानी यह तकनीकी सभी को नहीं आती थी और यह बहुत ही उत्कृष्ट तकनीक थी उनके पास। उत्तरी काली पोलिस मर्तबान संस्कृति, रेडियोमेट्रिक तिथियां इसकी प्राचीनता को 8वीं शताब्दी BC तक रेखांकित करती है, लेकिन आमतौर पर नगर स्थलों से जुड़ा हुआ जो गंगा घाटी में बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी BC के प्रारंभिक चरण के दौरान विकसित हुए थे, यानी रेडियो कार्बन तिथियां वो बोलते हैं कि 8वीं शताब्दी है, लेकिन जो वास्तव में ये बौद्ध धर्म में 6वीं शताब्दी BC के प्रारंभिक चरण के दौरान विकसित हुई है। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्तबान चरण द्वितीय शहरीकरण से जुड़ा है, जो इस अवधि बसने के प्रारूप, बस्ती, सिक्के, कृषि और पशुपालन, कला और वास्तुकला और व्यापार गतिविधियों में परिलक्षित होता है। बड़ी आबादी वाले स्थलों के पास छोटी बस्तियों के विकास से मानव आबादी के उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है। उत्तरी काली पोलिस मर्तबान संस्कृति का जीवन,
प्रारंभिक हाथ सिक्कों में से कुछ उत्तरकाली पोलिश वाले मर्तबांड के साथ जुड़े हुए हैं। एक मानक माप प्रणाली अस्तित्व में आई थी जो व्यापार और वाणिज्य के लिए आवश्यक थी। बौद्ध साहित्य में इस अवधि में व्यापार गतिविधियों में वृद्धि और विभिन्न व्यापारिक समूह के गठन का उल्लेख मिलता है। व्यापक व्यापार गतिविधियों के अस्तित्व के बावजूद निर्वाह का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन ही था। इस अवधि में लोग एक वर्ष में 2 फसलों की खेती कर रहे थे। सिंचाई के लिए नहर और तालाबों का प्रयोग किया जाता था। चावल, गेहूं, जौ, दाल, सरसों आदि प्रमुख अनाज कृषि उपज थे। उज्जैन, अल्लापुर, श्रावती और कौशाम्बी में धातु और हड्डी के तीर पाए गए हैं। मछली पकड़ने के लिए जाल, निमजक यानी नेट सिकन्स और धातु मछली कटिया का इस्तेमाल किया गया था। गंगा घाटी में शहरीकरण। अभी हम देखेंगे गंगा घाटी में शहरीकरण कैसे हुआ। गार्डन वी चाइल्ड ने अपने प्रपत्र द अर्बन रिवॉल्यूशन 1950 में शहरों की पहचान करने के लिए 10 कसौटी प्रस्तावित की थी। यदि स्थल में निम्नलिखित 10 विशेषताएं हैं तो वह एक शहर के लिए योग्य हो सकता है। आज भी किसी जगह को शहर या कस्बा या गांव मानने के लिए उसके कुछ मापदंड होते हैं। इसी प्रकार के कुछ मानदंड उन्होंने भी डिसाइड किए थे। बड़ा बसावट का आकार होना चाहिए, ठीक है, शहर के लिए ज़रूरी है। शिल्प विशेषज्ञता होनी चाहिए। अधिशेष का केंद्रीकरण होना चाहिए, जो अधिशेष सामान है वो केंद्रीकृत होना चाहिए। विशाल सार्वजनिक वास्तुकला होनी चाहिए। शासक वर्ग और विकसित सामाजिक स्त्रीकरण होना चाहिए। एक शासक वर्ग होना चाहिए और समाज में जो स्तर बने हुए हैं वो विकसित स्तर पर होने चाहिए। लेखन होना चाहिए। भावी सूचक और सटीक विज्ञान होना चाहिए। अवधारणात्मक और परिष्कृत कला शैलियाँ होनी चाहिए। अंतर क्षेत्रीय लंबी दूरी का व्यापार होना चाहिए। नातेदारी से प्रिय सामाजिक संगठन होने चाहिए। गंगा घाटी में द्वितीय शहरीकरण 6ठी शताब्दी BC के दौरान हुआ था। इस अवधि के दौरान बस्तियों का प्रसार हुआ और बस्तियों के भीतर एक 4 स्तरीय पदानुक्रम दिखाई दिया। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण ऐसा हुआ। इस प्रक्रिया के लिए कृषि ने एक मजबूत आधार प्रदान कर दिया था। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे जौ, दाल, गेहूं, चावल आदि का उत्पादन किया जाने लगा था। इस अवधि के दौरान पुरातात्विक स्थलों से कृषि के लिए लोहे के औजार बहुतायत में पाए जाते हैं। लोहे के औजारों ने निश्चित रूप से कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया और एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करने में सहायता प्रदान करते थे और अधिशेष उत्पादन के संचय करने के लिए प्रेरित करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं ये नोट्स की PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वो आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। थैंक्स, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।